नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश के मैहर से बीजेपी विधायक, ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया है। विरोध की दलील यह है कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा नहीं हो सकता। तल्ख लहजे में नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि सीएए की वजह से देश में गृह कलह की स्थितियां बन गई हैं। विधायक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपना रुख जताया है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो भावनाओं में बह गए और जुबान फिसल गई हो उनकी। त्रिपाठी के ताजा बयान के साथ बगावत विधायकों तक पहुंच रही है। इसके पहले पार्टी संगठन में अल्पसंख्यक मोर्चे के 300 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता इसी मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी छोड़ चुके हैं। विधायक नारायण त्रिपाठी की टाइमिंग भी बेहतरीन है। आज उन्होंने बयान दिया है और सोशल मीडिया पर सीएए के विरोध में कल भारत बंद की अपील ट्रेंड कर रही है। पहले तो कर रही थी, अब हो सकता है नहीं कर रही हो। लेकिन बड़ा सवाल यह कि नागरिकता संशोधन कानून पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी आखिर है क्या? क्यों इस मसले पर पार्टी अपने घर के भीतर ही सही समझाइश नहीं दे पा रही है? क्या वजह है कि जिस वक्त पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर माहौल बनाना चाहिए, तब बीजेपी राजगढ़, छिंदवाड़ा और सागर के लोकल इश्यूज पर कमलनाथ सरकार को घेरने में उलझी है। संगठन के तौर पर सबसे मजबूत एमपी की बीजेपी से सीएए का मुद्दा फिसल गया है क्या? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का तर्क सुनिए कि विधायक त्रिपाठी का बयान उनके मन की बात है। पार्टियों की आस्था के मामले में हमेशा संदिग्ध रहने वाले नारायण त्रिपाठी ने बगावत क्यों की? सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल यह है कि बगावत सीएए के मुद्दे पर हुई है, जो इस वक्त पार्टी की नब्ज है। तो पूरे देश में बवाल बने इस विषय पर एमपी में बीजेपी के भीतर से क्यों उठ रहे हैं सवाल? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। क्या तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें, या तो उसको फाड़ के फेंक दें। आज गांव में आधार कार्ड बनवाने के लिए गांव का गरीब आदमी भटकता रहता, शहर का गरीब आदमी भटकता रहता जानकारी के अभाव में। इतने पेपर इकट्ठा करके ये नागरिकता के कागज बनवाना भी बड़ा असंभव काम है। एक दूसरे की तरफ लोग देखना बंद कर दिए हैं। हम गांव में देखे, हमारे गांव के छोटे गांव में भी मुसलमान रहता है। अभी तक हम लोगों को पंडित जी पाए लागी कहती थी, आज वो देखना भी पसंद नहीं कर रहे। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई ये उनके मन की बात है या कोई और नया राजनीतिक दांव? यूं सिर्फ टिकट के लिए बेहिचक पार्टियां बदलते रहे त्रिपाठी जुलाई से लेकर जनवरी तक बीजेपी से लेकर कांग्रेस को झटके ही देते आए हैं। जुलाई में सबसे पहले कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करके चर्चा में आए, फिर अक्टूबर में कहा घर यानी बीजेपी में वापसी हो गई है। दूसरे दल का आया हुआ आदमी इस दल में वो राजनीति करने लायक नहीं बचेगा। ये इनकी वर्किंग है। मैं जब ये देखा समझा तो मुझे लगा कि ऐसे दल में रहने की जरूरत है। जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस का पहले से भी मेरा अनुभव है, पर मैं वर्तमान में भी जानता हूँ कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है। कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई सोच नहीं है। और अब जनवरी में फिर सीएए पर बगावत के सुर छेड़े हैं त्रिपाठी ने। जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में गृह कलह हो जाएगा, उस घर में, उस प्रदेश में, उस देश में सुख शांति संभव नहीं है। और धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, ये देश नहीं चल पाएगा। लेकिन सवाल पहले से ही संदिग्ध आस्था वाले अकेले इस विधायक का नहीं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी सीएए पर अपनी पार्टी में समझाइश नहीं दे पा रही? पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में अब तक नेता कार्यकर्ता मिलाकर 300 से ऊपर इस्तीफे हो चुके हैं। हैरत की बात यह है कि मुसलमानों के बीच सीएए एनआरसी को समझाने की कड़ी अल्पसंख्यक मोर्चा ही टूट रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की नजर में ये फैसले मन की बात है। जानकारी में जितना आप लोगों के माध्यम से आया है, उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी अंतरात्मा की आवाज हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी की लाइन तय है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने नारायण त्रिपाठी की बगावत को उनका सच के लिए साहस बताया है। कहा है कांग्रेस उनके डीएनए में है। नारायण त्रिपाठी का तो डीएनए टेस्ट करोगे तो कांग्रेस का निकलेगा। तो नारायण ने अच्छी बात करी है और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी इस टाइम दलगत राजनीति से हटके
ये सोचें कि देश को बचाना बहुत जरूरी है। राजनीति में बहुत तेजी से होता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी के भीतर बगावत का अगर ट्रेंड बन गया तो सीएए के बहाने बीजेपी की जमीन को भी झटका लगेगा। सीएए पर पार्टी की समझाइश पार्टी के आदर्श संगठन वाले राज्य में क्यों कमजोर पड़ गई? क्यों पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीएए का सच नहीं समझा पाई? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, ये अध्यक्ष हैं कांग्रेस के विचार विभाग के, प्रवक्ता भी हैं। भूपेन जी का स्वागत। दूसरे मेहमान आलोक संजर, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, भोपाल के सांसद भी रहे हैं, आलोक जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है दिनेश गुप्ता, दिनेश जी का भी स्वागत है। पहला सवाल आलोक संजर साहब से करते हैं। आलोक संजर साहब, तमाम तरह के छोटे बड़े मंझोल जितने भी नेता हैं आपके, वो सब इत्मीनान कराने में लगे हुए हैं कि कुछ गलत नहीं है सीएए एनआरसी को लेके। आपकी पार्टी के अंदर के लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं सर। नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है संविधान का, अमेंडमेंट का, तो जो पढ़ेगा वो समझेगा। तो नारायण जी ने पढ़ा नहीं मतलब? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं सीधे नाम लेके ना बोलते हुए, एक्चुअली इस कानून को, इस एक्ट को समझने की आवश्यकता है। वस्तुतः जो संविधान के का वंदन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से संविधान की भक्ति करेंगे, लेकिन जो संविधान को बंधन समझते हैं वो मुक्ति चिल्लाएंगे। तो वो दृश्य हमारे सामने पूरे देश भर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इस एक्ट को समझने की आवश्यकता है, और ये एक्ट के दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। और ये स्पष्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि किसी भी देश के नागरिक को कोई कष्ट नहीं होने वाला है, ना किसी को बाहर निकाले जाने वाला है। लेकिन चूंकि ऐसा एक माहौल बना दिया गया, और मैं इसको सच कहूँ तो मेरी दृष्टि में माहौल बनाने में आप लोग तो उस्ताद थे सर अभी तक। मतलब माहौल तो आप ही लोग बनाते थे, बाकी लोग तो उस माहौल को देखते थे। केवल देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने हमेशा कोशिश करी है कि हम सकारात्मक बात करें, हमने नकारात्मक बात कभी नहीं करी। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मैंने कहा ना, जैसे जो आज जो देश में हो रहा है, जो घट रहा है जगह जगह, अब लोग आपके लोकतंत्र के चौथे खंबे ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो उनको नहीं पता हम क्यों आए। कितने ही लोगों ने, मैंने इंटरव्यूज लोगों के देखे। तो कहीं ना कहीं इस विषय को देश में लोगों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अब समय बताएगा कि क्या अच्छा है। भूपेन जी कर रहे हैं तो हम लोगों को आपत्ति थोड़ी होगी, क्यों डिबेट करेंगे? भूपेन जी का रुख करते हैं, फिर दूसरे सवाल के साथ आऊंगा कि भूपेन जी कर रहे होते तो वो तो करेंगे ही, विपक्षी है। भूपेन जी गदगद हो रहे होंगे आज तो आप लोग के, भाई चलिए इनका जो एक एमएलए है वो भी अब इनके खिलाफ खड़ा हो रहा, हो सकता है संख्या बढ़े। नहीं, देखिए, गदगद तो पूरा देश है, इसलिए है कि इनकी पूरी सरकार आसाम की इनके खिलाफ खड़ी है। इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट त्याग पत्र दे रहे हैं, इनकी जो है मेघालय तक चले जाइए और सिक्किम तक इनकी पूरी पार्टी इनके खिलाफ खड़ी हुई है। ये इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, शुतुरमुर्ग की तरह जो है ये रेत में अपनी गर्दन घुसेड़े हुए बैठे हैं। ये जो आज नारायण त्रिपाठी जी का बयान है, ये तो केवल एक उस सत्य की स्वीकारोक्ति है कि देश को आप जो है इस जहरीले कांटे से बांट के देश के लिए क्या छोड़ोगे? आप तो पॉलिटिकल पार्टी हो, जीत जाओगे चुनाव, आपकी सरकार अब बन जाएगी, आप बहुत मजे लूट लेंगे। देश क्या करेगा? देश के हालातों पर तो आप कोई चर्चा नहीं कर रहे। मैं जो है, हमारे साथ आदरणीय हमारे मित्र बैठे हैं, ये तो संसद सदस्य रहे हैं, ये बताए ना देश को कि जब तुम एक कानून में आप लिख रहे हो कि मुसलमानों को छोड़कर पाकिस्तान से आने वाले हम जो है बाकी सबको नागरिकता दे देंगे, तो अदनान सामी को आपने नागरिकता क्यों दी है? आप बताइए, अदनान सामी का क्या कंट्रीब्यूशन है कि वो पाकिस्तान से आके यहाँ पर पद्मश्री भी आ गया है, पद्मश्री भी दे दी है। ये जो धोखा आप देश की जनता के साथ कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये इनके सहज, मतलब आलोक जी हमारे स्टूडियो में से लेके और दिल्ली तक बैठे हुए इनकी पार्टी की तमाम नेता कह रहे हैं आप डरा रहे हो भाई खास कौम को, आप माहौल बना रहे हो। जो जिस कानून को ये लेके आए, इनका कहना है कि उसमें कुछ गलती नहीं है, सिर्फ डरा के आप लोग तोड़ रहे हो लोग। उसमें 1500 गलतियां क्यों नहीं कर लेते डिबेट पब्लिकली? हम तो सड़क पे बहस करने तैयार हैं। आपके चैनल पे हमने चुनौती दी, प्रभात झा जी कह रहे थे बहुत जोर से, वो अगर जनता उनके बयान पे ताली बजा दे तो हम छोड़ देंगे राजनीति, और हमारे पे बजा दे तो वो छोड़ दें। ये जो है, ये देश को गुमराह करना बहुत आसान है। और आप जो है, आप कहीं फिल्टर करके चीजों को, आप बताएं, अभी 6 महीने पहले आपने नागालैंड में समझौता किया था,
आप 6 महीने से वहां पर आपने जो है उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। देश को बता रहे हो क्या आप? ये आपने जो है आसाम में आज नया समझौता कर लिया बॉर्डर उसको आबादी को लेकर। आप देश के साथ ये साझा कर रहे हैं क्या चीजें? ये चीजें लोगों को फुसफुसाहट से पता लग रही हैं और देश में क्या हो रहा हो, क्या इनकी अपरिहार्यता है, क्या इनकी आवश्यकता है। आप कहीं देश के साथ कोई चीज साझा कर रहे हैं क्या? इस तरह की गुमनामी, उस तरह की अशांति, उस तरह की मुर्दनगी देश को आपने कहाँ ढकेल दिया है? 3.6 करोड़ लोग एक साल में अगर जो है बेरोजगार हो गए, जिनके घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया है, उस पर बात करने की बजाय आपको ये नागरिकता ही पड़ी है। ये क्या देश की प्राथमिकता है? ये सवाल पर सवाल खड़े होने चाहिए। और आपसे मैं एक और बात कर देता हूँ, ये इतने झूठे लोग हैं और ये देश को इतनी बुरी तरह गुमराह करना चाहते हैं। 2830 लोगों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को इन्होंने पिछले 2014 से 2019 तक नागरिकता प्रदान की है। तो फिर आप ये मुसलमान को छोड़कर ढपली क्यों बजा रहे हैं? सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान को बांटने के लिए? इस जहर को फैलाने के लिए जरूरत होगी। एक बार शामिल करते हैं दिनेश जी। 15 साल में 5 बार पार्टी हो, 10 बार पाला बदलने वाले नेता नारायण त्रिपाठी की विश्वसनीयता कितनी है और उनके इस बयान के मायने क्या है? आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसे समीक्षा कर पाएंगे। प्रवीण जी, देखिए, उनके बयान के जो मायने हैं और जो वो संकेत दे रहे हैं, वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि वो रास्ता ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से निकलने का। हमने देखा था वो जो घटनाक्रम विधानसभा का, जिस तरह से वो एक और विधायक साथी के साथ दिख रही है सामने, कोहली, हाँ, विधायक साथी के साथ जिस तरह से वो कांग्रेस का मंच साझा कर रहे थे और मुख्यमंत्री के साथ वो बैठे हुए थे, तब का दृश्य आप देखिए और अभी का दृश्य देखिए। बीच का जो घटनाक्रम है वो केवल उन्होंने समय कुछ लिया था अपनी सदस्यता बचाने के लिए। नहीं, एक बार उसके बाद फिर राकेश सिंह जी के साथ आए और कहा कि नहीं, मैं तो गया नहीं, हाँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, गया नहीं था और मैं तो केवल एक मुद्दे की बात भर मैंने की थी, कमलनाथ जी से मिलता रहता हूँ, ऐसा कहा था उन्होंने। तो वो क्या रास्ता ढूंढ रहे हैं कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उनको किसी तरह से उनको की सदस्यता से निलंबित कर दे, पार्टी से निकाल दे, ताकि उनकी सदस्यता भी बची रहे और वो जो है उनका काम भी हो जाए। तो वो लगातार इस तरह की कोशिश करें, क्योंकि सीएए एक ऐसा विषय है जो पार्टी का नीतिगत विषय और बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है। यदि इस मुद्दा नहीं है, हाँ, इस विषय पर यदि वो अटैक करते हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। और आश्चर्य ये है कि सुबह से शाम तक पार्टी ने उनसे कोई जवाब तलब नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि आप ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ना राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ उनसे पूछा कि इस तरह के स्वर क्यों निकल रहे हैं। उन्होंने तो जो है वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि अब तो कोई वो पाए लागे पंडित जी कह ही नहीं रहा है। मतलब उनकी जो स्थिति है वो देख रहे हैं कि क्षेत्र में भी कमजोर हो रही है। जो विश्वसनीयता का संकट है कि लोगों को ये मान रहे थे कि ये तो कांग्रेस में चले गए और पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जाते हैं, आते हैं, मतलब आदतन है वो। नहीं, उनका स्थायी भाव सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, स्थायी भाव सरकार है। वो तो उनको तो अपना जो भी जो है राजनीति के माध्यम से जो दूसरी जनसेवा वो करते हैं, उसके लिए सरकार का होना बहुत आवश्यक है। तो वो उसके लिए ही रास्ता ढूंढ रहे हैं। और आप देखिए कि कमलनाथ जी भी उनके यहाँ पहुंचे थे, उनसे लगातार उनका संवाद भी हो रहा है, तो कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी नारायण त्रिपाठी के भूमिका को लेकर कोई बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं है, संदेह में नहीं है। उन्हें पता है कि देर सवेर ये स्थितियां आना है, लेकिन वो भी ऐसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी निर्मित करना चाहती है ताकि वो जो है उनकी सदस्यता चली जाए और वो फिर से उनको चुनाव मैदान में। आलोक संजर साहब एक ट्वीट नहीं किया था, न्यूज 18 के पास सबसे पहले बोला था रामबाई ने बहुजन समाज पार्टी की एमएलए हैं, इसी लाइन पर उन्होंने एक बाइट दी थी। उसके बाद ट्वीट किया कमलनाथ जी ने और उस ट्वीट करते ही इमीडिएट जो मायावती उन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज की तारीख तक वो सस्पेंड है। तो फिर करिए ना भाई इन्हें भी। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के लिए प्रश्न है और उन्होंने कोई निर्णय कर रहे हैं आप लोगों ने कि कहीं ना कहीं नोटिस निश्चित लिया है, तभी तो राकेश जी ने इस पर बयान भी दिया। और मेरा ये आग्रह ये था कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात पर चिंतन कर रहे हैं, चर्चा भी करेंगे और इसका कारण भी जानना चाहेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। वस्तुतः जहाँ जो विषय जो आ रहा है, जिसको अभी भूपेंद्र जी ने भी तरह तरह की बातें कही, लेकिन मैं आग्रह ये करता हूँ भूपेंद्र जी से बहुत ही नम्रता के साथ कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी तो बात कही थी
लियाकत जो समझौता हुआ था उसमें उन्होंने ये कहा था ना कि जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, जो पूरी पश्चिमी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश हो गया, कि वहाँ जो अल्पसंख्यक उनकी चिंता करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने 1972 में बीबीसी में इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उन्होंने भी चिंता करी थी। और राज्यसभा में तो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने भी बोला कि घुसपैठ पर उन्होंने चिंता करी। तो यदि इस विषय को यदि देश से जोड़कर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ना हिंदू है ना मुसलमान है, और स्पष्ट प्रधानमंत्री। अरे सर, मैं तो इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस पे इतनी बार डिबेट हुई है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब 10 से ज्यादा बार हम लोगों ने सीएए पे डिबेट की। मेरा मूल कहना यह है कि सर आप इत्मीनान करा रहे हैं, छोटे बड़े मंझोल, यही शब्द फिर दोहराऊंगा, आपके तमाम नेता इवन घर घर जाके कि इस कानून में कोई बुराई नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना कि आपका एक एमएलए, 300 से ज्यादा मेरे पास लिस्ट है, आपको गिना देता हूं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो आपका है या मोर्चा जो भी शब्द होगा बीजेपी का, उन लोगों ने इस्तीफे दे दिए। खरगोन, सतना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। मेरा सवाल यह है कि बाहरी लोगों को इत्मीनान कराने से पहले सर पहले घर वालों को क्यों नहीं करा पा रहे? मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, उसको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। हंसराज डंगी ने भी तो सीए का समर्थन में बात करी, वो कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स का अंग है। लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, देश के स्वार्थ के लिए लोग, बहुत कम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। और वर्तमान समय तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे दिनेश जी कह रहे थे कि वास्तव में लोग अपने लिए जिंदा रहना चाहते हैं, किसी की चिंता करना नहीं चाहते हैं। और इसलिए पॉलिटिक्स को, देश को, संविधान, इन सबको समझने की आवश्यकता है। और यदि आज नहीं समझे तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत गलत होने वाले हैं। और इसलिए आवश्यक है कि हम इसको समझें, इस कानून को भी समझें, लोगों को भी समझाएं। आज देश की में लोग, मैंने जो पूर्व में कहा कि लोग खड़े हुए, पता ही नहीं क्यों खड़े, बस एक वो भेड़ चाल चल रही है कि चले जा रहे हैं एक के पीछे एक। तो ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए मेरा आग्रह ये था कि इस विषय को भी यदि नारायण त्रिपाठी जी ने जो कहा है, क्यों कहा है, इस पे भी चिंतन करने की आवश्यकता है। पार्टी के नेता इस पे जरूर चिंतन करें। ये आपको चिंतन करना। भूपेन जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। भूपेन जी आप बोले, उससे पहले मैं एक सवाल अपना एड ऑन कर देता हूं इसमें कि इनके 300 से ज्यादा अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं ने इस्तीफा दिया। और एक जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए जो है वो भी आज बोल गए। तो इससे आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। कहना है कि आलोक जी कि भाई ये सियासत है इन सब के पीछे, ये लोग मतलब आपके पास नहीं आएंगे, ये तो जाना चाह रहे हैं इनके पास से। देखिए, ये जो खुश होने की और दुखी होने की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस का जो मूल सवाल है इनके साथ, जिनसे ये भागते फिर रहे हैं, सड़क दर सड़क नाप रहे हैं लेकिन सवालों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुल जो है पता लगाया गया कि साहब कुल कितने बेनिफिशरीज हैं इस कानून को, जो तथाकथित कानून ये बना रहे हैं। 2015 में इसको संशोधित कर चुके हैं, तो आपको 2 साल बाद फिर संशोधित करने की जरूरत क्यों पड़ी? और उसमें मुसलमान छोड़कर लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? चुनाव आए इसलिए। और तीसरी चीज आपको बता दूं, इन्होंने अभी बताया राज्यसभा में कि कुल 31,313 लोग मात्र वो इसके बेनिफिशरीज हैं। 31,000 लोगों को आप इस देश में एकोमोडेट करने के लिए 133 करोड़ लोगों को आग में झोंकने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसका मकसद क्या है, ये समझाइए ना देश को। आप बताइए कि देश में आपने इतनी बड़ी आग लगाने के बाद केवल 31,000 लोगों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये आपकी सरकार बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। सर ये आग लगाने का आरोप आप पे लगाते हैं ना। अरे भाई, ये आप लोग उत्तर प्रदेश में कौन आग लगा रहा है, आसाम में कौन आग लगा रहा है? हमारी सरकारें। और इनके मुख्यमंत्री इतने नादान है कि वो कांग्रेस के समझाने से समझ जाते हैं, उनका अपना कोई विवेक नहीं है। ये कहाँ पर बताएंगे, बताएं आप हमें। मध्य प्रदेश में तो आग नहीं लगी हुई है। योगी जी क्या कर रहे हैं? कुर्सी पर बैठकर मजे लूटने आए, गोलियां चलवाने आए। बताए ना, उनने अपनी सरकार के अंतर्गत इस फसादों को क्यों नहीं रोका? और आपके किसी भी उसने क्यों नहीं रोका? आपने जिस जालिमाना तरीके से, बर्बरता से हरियाणा के अंदर लोगों को मरवाया है जाट आंदोलन में, क्या लोग भूल गए हैं? ये सारी चीजें आप समझाइए लोगों को। आइए मैदान में बताइए। आपके नेताजी आए थे जबलपुर में समझाने, कांग्रेस को गाली बककर चले गए। एनआरसी पर, सीए पर तो एक डायलॉग भी नहीं बोला उन्होंने। ये समझा रहे हो आप देश को। दिनेश जी ये इसके इधर एक और सवाल, हम तो ठीक है सीए वाला आऊंगा अगर वक्त रहा तो आपके पास एक और बार नए सिरे से वो सवाल लेके। लेकिन अभी जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये, क्या अभी अगर आपको याद हो, कल जबलपुर के एक इनके ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने लिखा बहुत जल्द एमपी में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। अमित शाह जब जबलपुर आए थे तो भी उन्होंने संकेतों में कुछ ऐसे ही मतलब ऐसी बात कही थी कि एमपी की सरकार जो है जल्दी जाएगी। तो नारायण त्रिपाठी का मूवमेंट क्या माने, ये एक बार फिर ये हम कह सकते हैं कि कमलनाथ जी की जो है वो डिप्लोमेसी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। इस मूवमेंट के पीछे उनकी भी राजनीति हो सकती है।
देखिए, कमलनाथ जी के प्रबंधन को लेके तो कोई किसी को शक है नहीं कांग्रेस में, अन्यथा वो जिस तरह से सरकार को चला रहे हैं और उनके सामने कई विपरीत परिस्थितियां आ रही, लेकिन वो जो है अपना बैलेंस बनाए हुए हैं। और जैसा कि आप वो जबलपुर के जो पदाधिकारी ने जिस तरह का ट्वीट किया था, उस तरह की खबरें हम लगातार जो है राजनीतिक हवा में देख रहे हैं कि वो यही खबरें चल रही हैं कि फरवरी में ये होगा, इसमें मार्च में ऐसा हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे बयान भी हमने कई बार सुने कि चूंकि ये जो CAA का विरोध जो कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है, वहाँ संवैधानिक संकट बताकर वो सरकारें को बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्थितियां हैं वो मुझे लगता है कि माहौल बनाने के लिए ज़्यादा है कि ये कांग्रेस शासित राज्यों में CAA को लेकर विरोध तेज ना हो सके, शायद इसलिए भी एक जो है इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि सरकार बर्खास्त हो जाएगी या जो है कोई अस्थिरता नहीं है इन CAA को लेके। तो बहुत सारी जो राजनीतिक डिप्लोमेसी जो है, ये भी एक डिप्लोमेसी की पार्ट है इस तरह के जो बयानबाजी है, क्योंकि आज की तारीख में 356 लगाना। त्रिपाठी मेरी अभी तक का सर्वोत्तम जो संज्ञान है इनकी सियासत को देखते हुए कि वो स्वस्फूर्त कुछ बोलते नहीं है, मतलब बुलवाया ही जाता है, चाहे भाजपा बुलवाए या कांग्रेस बुलवाए। वो तो नाप तोल के ही बोलते हैं, वो अपना सब देख लेते हैं कि राजनीति में उनका नफा नुकसान क्या कितना है, व्यक्तिगत उनका कितना नफा नुकसान है, हर पहलू को ध्यान में रखकर वो बोलते हैं। और ये यदि उनको भी पता है कि किस तरह का ट्वीट आया, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो तब भी वो आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब उनको भी लग रहा है कि अफवाहें हैं, इनसे काम नहीं बनेगा। वो तो अपने मार्ग पर जिस पर उनको लाभ दिखाई दे रहा है वो उस पर चल रहे हैं। उनको मालूम है कि CAA से उनको कोई लाभ नहीं है, उनका लाभ है कमलनाथ सरकार को मजबूत करने से और उनके साथ रहने से, तो वो उसी राह पर चल रहे हैं। तो बहुत सारी आप देखिए कि जो जैसे हरदीप डंग का मामला आया था, उनका मामला अलग था कांग्रेस में, कांग्रेस ने उसको तत्काल करेक्शन किया, उनको जो है समझाइश दी, बात दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नारायण त्रिपाठी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप देखिए कई मौकों पर हमने देखा, नरोत्तम मिश्रा जी ने भी उनसे डायलॉग किया। अरे प्रदेश अध्यक्ष है ना, वो तो उनके मन की बात है। इसका MLA मन की बात कर सकता है क्या? नहीं, इस तरह के मामलों में मन की बात होती ही नहीं है। पापा जो खासकर पार्टी की जो राय होती है, उस राय से इतर आपकी व्यक्तिगत राय अहमियत नहीं रखती। आप या तो पार्टी के साथ हैं या पार्टी की राय से आप सहमत नहीं है तो बाहर आ जाएं, ये भी एक तरीका होता है। या पार्टी मायावती ने उदाहरण पेश किया, बिल्कुल तुरंत सस्पेंड करके रामबाई को बिल्कुल सस्पेंड किया। आलोक जी बाहर करिए भाई, अब ये फोरम से ये मांग आ रही है कि भाई इन्हें बाहर करिए, ये आपकी विचारधारा को आगे नहीं ले जा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत सारे आरोप भूपेंद्र जी ने लगाए कि भाई MP में तो नहीं हुआ, बाकी राज्यों में बहुत सारे राज्य, कुछ राज्य जल रहे हैं, कुछ जगह विरोध ज्यादा है। दिल्ली शाहीन बाग तो खैर ऐसा कौन होगा दुनिया में जिसकी जानकारी भी ये पूरा मामला नहीं हो। ये तो कह रहे भाई हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है ना, गुस्सा है, यहाँ भभक रहा है, लोगों के मन में है नाराजगी, लेकिन कंट्रोल किए हुए हैं सरकार। आलोक जी देखिए, जहाँ मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ इस तरह के आंदोलन खड़े नहीं होने दिए जा रहे। तो दंगाई के इन्हीं के लोग दंगा करा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए ना, शाहीन बाग में तो मैं तो ये कह रहा हूँ, शाहीन बाग का तो आप लोकतंत्र के चौथे खंभे पर प्रहार हो गया, जबकि वो आप लोग तो उनके व्यूज लेने गए ना कि आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उन पर आक्रमण हो गए, उनके कैमरे तोड़ दिए गए। तो मैंने कहा ना, ये दिशा विहीन है, ये पूरा आंदोलन ये दिशा विहीन नहीं, इसमें कहीं दिशा नहीं है। और इसलिए यहाँ पर सरकारों की बात है, देखिए मैंने कहा राजनीति है, ये भी एक राजनीति का एक अंग है, और इसलिए इस तरह की स्थिति हमारे सामने है, प्रकटीकरण है। लेकिन जैसे कि अभी नारायण त्रिपाठी जी के संदर्भ में कहा, उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस कैसी थी, ये भी आपने अभी सुना। अब फिर वो कांग्रेस में जाएंगे तो वो उन्होंने कहा DNA में कांग्रेस है, तो ऐसी कांग्रेस है क्या DNA में उनके? यदि विधायक जी बोल रहे हैं तो आश्चर्य ही होता है। कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए, तात्कालिक लाभ के लिए तो करिए ना सर कार्रवाई। मैं मायावती कहता हूँ, रामबाई पे कर दिया तुरंत। पार्टी करेगी, निश्चित रूप से करेगी कार्रवाई, चर्चा करेगी। हमारे पार्टी में, संगठन में हमारा एकल निर्णय नहीं होता, सामूहिक निर्णय होते हैं। सभी बैठेंगे और चिंतन करेंगे और उसका निर्णय करेंगे। एक बात और मैं जल्दी से पूछ के फिर मैं जाऊंगा भूपेंद्र जी की तरफ, वो ये है कि आप जो कह रहे हो कि ठीक है ये लोग दंगा कराते हैं या ये भड़का रहे हैं लोगों को, या ऐसा है या वैसा है। एक वक्त था सर, आप लोग हमेशा कहते थे, मतलब आपसे लेके शिवराज जी से लेके और अमित शाह जी तक, कहाँ है कांग्रेस, कैसी कांग्रेस दिखती है क्या कांग्रेस आपको? तो ये इतनी ताकतवर हो गई कांग्रेस की आपके खिलाफ पूरा माहौल बना दिया देश में। देखिए, सत्ता में एक आधत्ता कटा हुआ है, और ये आधत्ता कटा हुआ है, ये काटने का ही काम करता है, चाहे सत्ता किसी की भी हो। ठीक है भूपेंद्र जी, जब अचानक आप लोग बड़े हो गए हो, भाई पहले तो ये लोग आपको महसूस भी नहीं करते थे कि आप कहीं हो,
अब ये कह रहे हैं सारा कुछ आपका किया जा रहा है। देखिए, भारत को तो ये मुक्त कर चुके हम लोगों से, हाँ। और बड़े दम्भ के साथ बिल्कुल हाँक के बड़ा हाथ फैला के यूं पसार के। तो अब कांग्रेस यहाँ बची कहाँ है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस झूठ और इस जो है कहना चाहिए दो मुहेपन का क्या इलाज हो सकता है कि मंत्री आपका कह रहा है कि गोली मार दो अनुराग ठाकुर, और कांग्रेस गलती कर रही है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि गोली मार दो, आप कह रहे हैं कि मार डालो, आप कह रहे हैं कि उन्हें सजा मिलेगी, आप कह रहे हो कि उन्हें जूते पड़ेंगे, और गलती कांग्रेस कर रही है। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त हमको इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। माफी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन ये बात तय है कि पब्लिक बेहतर समझती है, और खासतौर पर नारायण त्रिपाठी के संदर्भ की बात करूंगा, क्योंकि सीएए के ऐसा मामला हो गया जो देश का प्रत्येक व्यक्ति उससे वाकिफ भी है, या तो पक्ष में है या विपक्ष में है। निष्पक्ष लोग कम ही होंगे तो बेहतर समझते हैं। हम एमपी के संदर्भ में बात करें तो नारायण त्रिपाठी जैसे नेताओं की आस्था को लेके भी लोग बेहतर समझते हैं, और जानते हैं कि यदि वो मूव कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या होगा, क्या ये आने वाले वक्त में तय होगा। बीजेपी क्या इस हैसियत में है कि उन्हें सस्पेंड कर पाए। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।